नमस्ते दोस्तों, स्टे होम विद प्रत्यक्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज मैं कुछ आपके लिए नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भूगोल ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम, वरियस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज से भूगोल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और भूगोल में हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद विश्व भूगोल, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और उसके बाद राजस्थान का भूगोल। इस तरीके से अपनी परियोजना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में होगा कि जैसे आरए से या फिर वरियस एग्ज़ाम है हमारे, जैसे रेट लेवल 2 में ज्योग्राफी वाले अर्थात एसएस वाले बच्चे हैं, पटवार या कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, या फिर L1 में जैसे बीएसटीसी या पीटीईटी का जो एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में हम देखते हैं कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रकृति बहुत सरल रहती है, लेकिन जो भूगोल है इतना एक विस्तृत सब्जेक्ट है, उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ खास टॉपिक हैं जहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को हम ज़्यादा कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम पढ़ते हैं भूगोल। और भूगोल में सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब आपको ध्यान होगा कि भूगोल 2 शब्दों से बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार, अर्थात पृथ्वी जैसे गोलाकार है उसका अध्ययन करना। या फिर मैं कहूँ कि भूगोल ज्योग्राफी शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफी। अब ज्योग्राफी शब्द भी 2 शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ या ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हम इससे ले सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो परिचय, सामान्य परिचय हो गया है, हम आ जाते हैं अब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले परिकल्पना कास्ते द बफन ने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बैंक एसएससी वगैरह में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना सबसे पहले किसने की। अब ये एक बात ध्यान में रखना, दिमाग में बिठा लेना आप कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं मतलब ग्रहों की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। ग्रह बन जाएंगे, तारे बन जाएंगे, अर्थात ब्रह्मांड भी बन गया। तो कुल मिला के हम ग्रह कैसे बने, उपग्रह कैसे बने, एस्टेरॉइड अर्थात क्षुद्र ग्रह कैसे बने, या छोटे ग्रह होते हैं बौने ग्रह, वो कैसे बने। जैसे प्लूटो, ये क्या है, एक बौना ग्रह है। तो इन ग्रहों के पिंडों के पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, तारे हो या सामान्य पिंड हो या ग्रह उपग्रह हो, कुछ भी हो, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वैसे ही पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहली परिकल्पना या सबसे पहले विचार किसने दिया, तो कास्ते द बफन ने दिया। ये ध्यान में रखना आप, कास्ते द बफन। तो ये नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने की, कास्ते द बफन ने की। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आ जाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या थ्योरी आई। तो 1800 से लगा के 1950 तक, ध्यान में रखना दोस्तों, 1800 से लगा के 1950 तक बहुत सारे वैज्ञानिक आए। इनके बाद इन्होंने जो परिकल्पना की थी, उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा आकर्षण, वैज्ञानिकों को आकर्षण हुआ और अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी। परिकल्पनाएं इसलिए कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि परिकल्पनाएं क्यों कह रहे हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दो परिकल्पनाएं बहुत फेमस हुई। पहली एक तारा परिकल्पना और दूसरी 2 तारा परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, तो 1 तारा 2 तारा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 तारा परिकल्पना को अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 तारा परिकल्पना को अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। 1 तारा परिकल्पना वाले वैज्ञानिकों ने कहा
कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? एक तारे से हुआ है। अर्थात इस जैसे हमारे सूर्य है, सूर्य उन्होंने इमानुएल कांट या लाप्लास या एक तारा परिकल्पना के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक तारे के से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे एक तारा परिकल्पना में सबसे पहला नाम आता है इमानुएल कांट का। जर्मन के नीति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री थे, तो इनका काफ़ी नाम फेमस है। दर्शन शास्त्र में इमानुएल कांट को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी इमानुएल कांट को पढ़ते हैं। तो इमानुएल कांट जर्मन के थे, उन्होंने सबसे जो पहली परिकल्पना की, गैसीय परिकल्पना की दोस्तों। तो गैसीय परिकल्पना है क्या? इमानुएल कांट ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल के कण, गैसों के बादल वगैरह पूरी तरीके से स्थिर थे। एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, अपना आप ही लिख लोगे। इमानुएल कांट ने कौन सी परिकल्पना दी? गैसीय परिकल्पना दी। इसने बोला कि जैसे ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, यहां पर खूब सारे बादलों का झुंड था, गैसों का झुंड था, धूल के कण थे, कई प्रकार के कई प्रकार की गैसें भी थी और धूल के भी कण थे, पर ये स्थिर थे, बिल्कुल स्थिर थे। पूरा ब्रह्मांड क्या था? स्थिर था। और बहुत मतलब कोई बड़ा पिंड नहीं था, लेकिन इसमें कुछ छोटे बड़े पिंड थे, कुछ बड़े कण थे, कुछ छोटे कण थे। और आपको पदार्थ पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा हर पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है? आकर्षित कर देता है। अर्थात एक कण दूसरे कण को आकर्षित कर देता है। तो भाई साहब इमानुएल कांट साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मांड पूरी तरीके से, ये ब्रह्मांड में जितने भी गैस के बादल थे, कण थे, धूल के कण थे, वो सारे बिल्कुल स्थिर थे। लेकिन एक कण ने दूसरे कण को क्या किया? आकर्षित किया अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपको पता है हर कण में अपना एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं उसको। तो एक कण ने दूसरे कण को आकर्षित किया, इस आकर्षण की वजह से इन कणों में क्या हुआ? गति हुई। क्या हुई? गति हुई। तो गति के कारण हुई तो ये एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे से चिपकने लग गए। तो बड़ा पिंड छोटे पिंड को क्या करने लग गया? आकर्षित करने लग गया। और गतिज ऊर्जा क्या हुई? धीरे धीरे इनमें पनपी। तो गतिज ऊर्जा आई और ये एक दूसरे के चक्कर लगाने लग गए। मेन तो किसके चक्कर लगाने लग गए? सूर्य के। बड़े बड़े पिंड अपने आप अपने दूसरे छोटे छोटे कणों को भी आकर्षित कर रहे, पिंडों का आकार भी बढ़ता जा रहा, साथ साथ में किसके चक्कर लगाने लग गए? सूर्य के चक्कर लगाने लग गए। आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? एक तारा का परिकल्पना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे मानी गई है? एक तारा से मानी गई है। ठीक है, तो ये गैसों के बादल या फिर ये कण, धूल के कण आपस में मिलके किसकी उत्पन्न होने लग गए? ये छोटे छोटे कण आपस में आकर्षित, दूसरे कणों को आकर्षित किया और बड़े पिंडों में परिवर्तित हुए। आज उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये पिंड बिल्कुल स्थिर थे, गैस के बादल, धूल के कण सभी स्थिर थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें आकर्षण के कारण इनमें गति हुई और ये बड़े कण बड़े होते गए और सूर्य के चक्कर लगाते गए। तो आज की जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इसी तरीके से हुई। इसी को कहते हैं गैसीय परिकल्पना, अर्थात गैसों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कणों से, छोटे छोटे गैस के कणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो गैसीय परिकल्पना कहा इमानुएल कांट ने। अब क्या सच्चाई है, क्या ये झूठ है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने गैसीय परिकल्पना की। फिर आ जाता है लाप्लास। तो लाप्लास आप गणित में भी सूत्र पढ़ते हो, तो ये लाप्लास वैज्ञानिक थे। इन्होंने की एक परिकल्पना थी ब्रह्मांड के बारे में, निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका को आपको ध्यान होगा नेबुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला। इंग्लिश में इनको नेबुला कहते हैं। तो नेबुला परिकल्पना भी कहते हैं इसको। तो ये निहारिका परिकल्पना क्या थी? इस परिकल्पना में और इस परिकल्पना में केवल एक अंतर है दोस्तों। इसने, इमानुएल कांट ने इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी धूल के कण थे, गैस के कण थे, उनको स्थिर माना कि वो पहले स्थिर थे, बाद में एक दूसरे से कण आकर्षित हुए, गुरुत्वाकर्षित हुए और क्या हुआ? फिर गति आई। लेकिन लाप्लास साहब इस चीज के लिए मना करते। वो बोलते हैं कि ये धूल के कण व गैस के कण क्या थे? गतिशील थे। क्या थे? गतिशील थे। और गतिशील थे और बाद में एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते गया, छोटे पिंड बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित होते गए और सूर्य के चक्कर लगाने लग गए। इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
तो ये पूरी तरीके से सूर्य पे आधारित इसकी परिकल्पना बताते हैं, इस तरीके से पूरा वो करते हैं। तो इनकी परिकल्पना में एक चीज का ध्यान रखना, इसने पूरे ब्रह्मांड को पहले स्थिर माना और फिर ब्रह्मांड की परिकल्पना बताई। इसने पहले ब्रह्मांड को अस्थिर माना, अर्थात यहाँ के कण क्या है, गतिशील माना। ठीक है, तो अगर एक तारा परिकल्पना के बारे में आ जाएगी, एक तारा परिकल्पना किस किसने दी है, तो इमानुएल कांट ने दी और लाप्लास ने दी। लेकिन इंडिविजुअल अगर पूछे कि गैसीय परिकल्पना किसने दी, तो इमानुएल कांट ने दी। न्यायिका परिकल्पना किसने दी, लाप्लास ने दी। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसीय परिकल्पना किससे संबंधित है, पृथ्वी की उत्पत्ति से या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तो किससे संबंधित है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। न्यायिका परिकल्पना किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। फिर तीसरे तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गैसीय परिकल्पना और न्यायिका परिकल्पना कौन सी परिकल्पनाओं से संबंधित है, तो एक तारा परिकल्पना से संबंधित है। ये अब भी आपको ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे दो तारा परिकल्पना। दो तारा परिकल्पना में सबसे पहली परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। अब पढ़ते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ये क्या है दोस्तों, दो तारा परिकल्पना। जिस तरीके से एक तारा परिकल्पना की परिकल्पनाएं की गई थी, उसी तरीके से वहां पर एक तारे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन दो तारा परिकल्पना में कहा गया है कि दो तारों से के मिलने के कारण किसका हुआ है, ब्रह्मांड का ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दो तारा परिकल्पना दी है ग्रहाणु परिकल्पना, हमारे सामने निकल के आती है। चेम्बरलेन एवं मोल्टन ने 1905 में ये परिकल्पना दी। तो सबसे आईएमपी परिकल्पना आपको ये याद रखनी है। एक तो एक तारा में वो दोनों लाप्लास की और कांट की परिकल्पनाओं के नाम और उनके वैज्ञानिकों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, साथ साथ में ये भी याद रखना है कि वो एक तारा परिकल्पनाएं हैं। लेकिन दो तारा परिकल्पना में केवल सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है तो ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पूछा जाता है। तो ग्रहाणु परिकल्पना है क्या, यह हम देखते हैं। तो ग्रहाणु परिकल्पना दो तारा परिकल्पना है। किसने दी, चेम्बरलेन एवं मोल्टन ने 1905 में दी। सन आज तक नहीं पूछा है और ना पूछेंगे, लेकिन ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी ये जरूर पूछेंगे। ग्रहाणु परिकल्पना कैसी परिकल्पना है, दो तारा परिकल्पना है। ग्रहाणु परिकल्पना किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। एक ही शब्द से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलेन व मोल्टन बताते हैं कि ये था सूर्य। क्या था दोस्तों, सूर्य। तो सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा तारा, एक अन्य तारा, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा और ये सूर्य इससे क्या हुआ, टकराया, अर्थात इनमें क्या हुआ, घर्षण हुआ, जिसके कारण सूर्य का कुछ पदार्थ टूटकर हमारे इस सौरमंडल में वगैरह में पूरे इस ब्रह्मांड में क्या हो गया, फैल गया। समझ गए आप। एक तारा, बहुत बड़ा तारा सूर्य से टकराया, सूर्य से कई गुना बड़ा था ये, एक तारा टकराया और सूर्य से कुछ भाग टूटकर क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। ठीक है, बाद में ये जो टुकड़े थे दोस्तों, इस सूर्य से जो पदार्थ टूटा था वो एक टुकड़ों के रूप में टूटा। ये छोटे छोटे टुकड़े ही क्या कहलाए, ग्रहाणु। ये छोटे जो पदार्थ था, ये टुकड़े थे, कण थे, ये क्या कहलाए, ग्रहाणु कहलाए। ये ग्रहाणु कहलाए। कुछ छोटे ग्रहाणु थे, कुछ बड़े ग्रहाणु थे। छोटे ग्रहाणुओं ने बड़े ग्रहाणुओं ने छोटे ग्रहाणुओं को क्या किया, आकर्षित किया। और आज जो ग्रह देख रहे हो आप, पृथ्वी देख रहे हो, बृहस्पति देख रहे हो, जितने भी 8 ग्रह हैं वो देख रहे हो और अन्य पिंड भी देख रहे हो आप पूरे ब्रह्मांड में, उनका निर्माण इन्हीं ग्रहाणुओं से मिलकर हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि ये ग्रहाणु आपस में बड़े होते गए और ग्रहों का रूप ले लिया, क्षुद्र ग्रहों का रूप ले लिया, उपग्रहों का रूप ले लिया और सूर्य के क्या करने लग गए, चक्कर लगाने लग गए। इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई। तो ये किसने बताया, चेम्बरलेन व मोल्टन ने। इसलिए इसे दो तारा परिकल्पना कहते हैं। समझ में आ गया है दो तारा परिकल्पना क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे, दो तारों के टकराने के कारण हुई, इसलिए दो तारा परिकल्पना। ठीक है।
अब ग्रहणों परिक्रमा चेम्बरलेन मोल्टन कहते हैं कि ये सूर्य से ही पदार्थ टूटकर क्या हुआ, ये हुआ और इनके आपस में टकराने के कारण हुआ। लेकिन फिर जेम्स जीन व जेफरीन साहब आ जाते हैं 1929 में, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला ज्वारीय परिकल्पना दी। ज्वारीय आपने सुना होगा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आपस में एक रो में आ जाते हैं, एक कक्षा में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो ज्वारीय बल ज़्यादा होता है। अर्थात एक ग्रह दूसरे ग्रह को क्या कर रहा है दोस्तों, आकर्षित कर रहा है। एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है, तो इस वक्त गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। इस तरीके से ज्वार वगैरह ये आते हैं। तो ज्वारीय परिक्रमा ने क्या क्या किया, इन्होंने जेम्स जीन व जेफरीन ने बताया दोस्तों कि जब ये तारा सूर्य के पास से गुजर रहा था तो इस तारे ने क्या किया, यहाँ से बहुत अत्यधिक, ये तारा बड़ा है, पिंड बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस पिंड ने यहाँ पर क्या लगाया, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा बल लगाया, जिसके कारण सूर्य से कुछ पदार्थ टूटकर इस अंतरिक्ष में क्या हो गया, बिखर गया। और फिर वापस वो की वही प्रक्रिया जो आपको चेम्बरलेन व मोल्टन ने बताई कि छोटे छोटे पदार्थ जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बड़े पदार्थ अर्थात ग्रहों का निर्माण होता है। इस तरीके से फिर वो सूर्य के चक्कर लगाने लग जाते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो बस यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल माना अर्थात ज्वारीय बल माना। इसने क्या बोला कि ज्वारीय बल के कारण पदार्थ ये अलग हो गया सूर्य से और ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गई। तो ये थी दो तारा परिकल्पना। अंतर तारक परिकल्पना में भी कुछ ऐसा ही कुछ कहा गया है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, ये वाला याद रखना। ग्रहणों परिकल्पना कितनी बार पूछी है, ठीक है, किसने दी, चेबर व मोल्टन ने दी, और किसके बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन व जेफरीन ने दी 1929 में। अंतर तारक परिकल्पना भी क्या है, दो तारा परिकल्पना है, किसने दी, रसेल ने दी। इस तरीके से आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये दो परिकल्पनाएं पढ़ी, एक तारा परिकल्पना व दो तारा परिकल्पना। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं परिकल्पनाएं, क्या है, परिकल्पनाएं, अर्थात इनको सत्य साबित नहीं कर सके। वो केवल उन्होंने क्या की थी, कल्पना की थी। लेकिन उनके कल्पना करने से ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से झूठ थे। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए इन्होंने एक कुछ सिद्धांत दिए, पूरे विश्व को, वैज्ञानिकों को आकर्षित किया कि वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या करें और ज़्यादा खोजबीन करें। लेकिन इन्होंने जो परिकल्पनाएं की, केवल परिकल्पनाएं की थी। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, भौतिक संसाधन, कि पृथ्वी के अन्य पिंडों को देख सके। उनको ये नहीं पता था कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं। वो तो केवल दो तारे ही समझ रहे थे या एक तारा ही समझ रहे थे सूर्य के, हमारे जो सूर्य दिखता है कि एक ही तारा है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जैसे बहुत सारे सूर्य जैसे कई अरबों खरबों तारे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी परिकल्पना की है और आज ये केवल परिकल्पनाएं बन के रह गई है, इनमें कोई सत्यता नहीं है। इस तरीके से पृथ्वी का या ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ, इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो ब्रह्मांड के निर्माण 1950 में, 1950 में जॉर्ज लेमेत्रे साहब आते हैं, जिन्हें जॉर्ज लेमेटियर भी कई बार बुक में लिख दिया जाता है। तो जॉर्ज लेमेत्रे साहब आते हैं और वो बोलते हैं, एक थ्योरी देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं। अब सिद्धांत बोल रहे हैं हम दोस्तों, है ना। परिकल्पनाएं अर्थात ये असत्य साबित हुई, झूठी साबित हुई, केवल कल्पनाएं साबित हुई, इसलिए परिकल्पनाएं का। लेकिन अब जो 1950 में जॉर्ज लेमेत्रे ने जो सिद्धांत दिया, जो कल्पना की, उसको हम सिद्धांत बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज की दौर में, आज की जो समय है उसमें सर्वमान्य सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, 1950 में जॉर्ज लेमेत्रे साहब आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ये महाविस्फोट के कारण हुआ है। अर्थात उस थ्योरी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट, और थ्योरी का मतलब सिद्धांत, अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत। इनके अनुसार, अब हम पूरी तरीके से आपको मैं लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत होता है, किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड। और अभी ये ध्यान में रखना है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी अब पढ़ते हैं हम। बिग बैंग थ्योरी तो किसने दी दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे ने। कब दी, 1950 में। अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो इसी थ्योरी से आए दोस्तों, क्योंकि सर्वमान्य है इसलिए से आए। तो आप ध्यान में रखना, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने दी। कब दी, 1950 में दी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। ऐसा क्यों कहते हैं, इन साहब ने बताया
कि पूरा ब्रह्मांड केवल एक कण में समाहित था, अर्थात एक पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। अंतरिक्ष आप देखो तो स्पेस खाली होता है, तो पहले कुछ नहीं था, केवल एक बिंदु था। क्या था? एक बिंदु था, बहुत ही सूक्ष्म छोटा कण था, बहुत ही सूक्ष्म एक छोटा कण था, जिसका इस कण का अनंत द्रव्यमान था एवं तापमान था। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जड़ जो बात है ना वो ये कि इस छोटे से बिंदु का अनंत द्रव्यमान कहते हैं किसे? किसी भी पदार्थ में, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में प्लास्टिक की कितनी मात्रा है, स्याही को छोड़ दीजिए, वो निकाल दीजिए, केवल मार्कर देखिए आप तो, कि मार्कर में प्लास्टिक की कितनी मात्रा है, वो इसका क्या है? द्रव्यमान है। वजन नहीं, भार नहीं। भार एक अलग चीज होती है, द्रव्यमान एक अलग चीज होता है। भार में द्रव्यमान और आपके इस पृथ्वी पे, जिस ग्रह पे हो, उसका जो गुरुत्वाकर्षण, इन दोनों का जो गुणा होता है उसे कहते हैं भार। लेकिन द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान इस पदार्थ में या इस वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा है, इसको कहेंगे द्रव्यमान कहेंगे दोस्तों। तो ये जॉर्ज लेमेत्रे साहब कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा कण है, ब्रह्मांड में केवल एक ही कण है, ये छोटा सा जो कण है इसका अनंत द्रव्यमान है, अर्थात इसमें जो पदार्थ की मात्रा है ना दोस्तों वो अनंत है। क्या है? अनंत। आप इसमें इस मार्कर में पदार्थ की कितनी मात्रा अर्थात इसका क्या द्रव्यमान है ये आप कर सकते हो, बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान होगा इसकी तुलना में, है ना। तो इसमें क्या था? अनंत द्रव्यमान था और अनंत तापमान। सोच सकते हो इस छोटे से कण के अंदर क्या है? अनंत तापमान है। लेकिन ये तापमान बढ़ता रहा और इस कण में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई कि ये इस कण में 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में, 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। अर्थात इस ब्रह्मांड, इस कण में जो विस्फोट हुआ और पूरे ब्रह्मांड में अर्थात पूरे अंतरिक्ष में फैल गया इसके कण, इसके पदार्थ, उसमें उसका जो समय था वो क्या था? 1 सेकेंड का भी 100वां हिस्सा था। ठीक है, तो इस छोटे से कण का अनंत द्रव्यमान था और तापमान था। तो जॉर्ज लेमेत्रे साहब कहते हैं कि आज ये जो ब्रह्मांड दिखता है ना, लाखों करोड़ों ग्रह दिखते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे दिखते हैं, बादल दिखते हैं, गैसें दिखती है, छोटे मोटे बड़े जितने भी कण दिखते हैं, ये सारा का सारा पदार्थ किसमें समाहित था? एक छोटे से कण में समाहित था। अनंत तापमान के कारण इसमें ऊर्जा का बहुत ज्यादा संचार हुआ और एक समय ऐसा आया, कब समय? कौन सा समय है? 13.7 अरब वर्ष। क्या बताया? जॉर्ज लेमेत्रे साहब कहते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले इस छोटे से कण में महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? महाविस्फोट हुआ और इसमें जो पदार्थ था वो क्या हो गया? पूरी तरीके से पूरे अंतरिक्ष में क्या हो गया? फैल गया। पूरे अंतरिक्ष में क्या हो गया? फैल गया। और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो छोटे से कण से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये बोलते हैं कि साथ साथ में ये जो कण, जैसे विस्फोट होता है तो ये कण दूर जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और आज भी ऐसे देखने को मिलता है कि हमारी आकाशगंगाओं की जो चौड़ाई है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अर्थात एक ग्रह दूसरे ग्रह से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो एक कोई केंद्र बिंदु था और उसमें एक छोटा सा कण था और वो विस्फोट हुआ और आज भी क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। लेकिन जिस वक्त विस्फोट हुआ वो एकाएक हुआ, 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में क्या हो गया है? ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और यह घटना कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो इसी को कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी सर्वमान्य सिद्धांत है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य माना जाता है, इसी को तवज्जो दी जाती है। जो आप महाविस्थापन सिद्धांत पढ़ोगे पृथ्वी का, कि अलग अलग द्वीप का विस्थापन अलग अलग हुआ, बाद में एक ही जो पेंजिया व पेंथालासा था और फिर पेंजिया अलग अलग भागों में टूट गया, अलग अलग द्वीप बन गए, अलग अलग हो गया। तो उसमें भी आप देखोगे कि जो पृथ्वी पे जो घटनाएं हो रही है वो कि वही घटनाएं, अर्थात जो महाविस्थापन अर्थात एक द्वीप दूसरे द्वीप से दूर जा रहा है वो कि वही घटना यहाँ पर है। तो इस थ्योरी का
जो पुष्टि भी किसने की, वेगनर साहब ने की। तो वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, उस वक्त उन्होंने बताया कि जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने बोला था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, वो पुष्टि सही है, वो सिद्धांत सही है। तो इस सिद्धांत की पुष्टि भी कौन करता है, वेगनर साहब करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बाद में क्या हुआ, हाँ, जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई दोस्तों, ब्रह्मांड मतलब अर्थात इस कण में महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड एक सेकेंड के 100वें हिस्से में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। और उसी वक्त समय, स्थान और वस्तु, इन तीनों का भी निर्माण हो गया। क्या ब्रह्मांड नहीं बना था उससे पहले? वस्तु थी क्या कोई? नहीं थी दोस्तों। स्थान था क्या कोई? नहीं था। अंतरिक्ष में कोई स्थान होता है? अंतरिक्ष तो अनंत है, उसमें कोई स्थान नहीं होता। तो जब ब्रह्मांड बना तब स्थान की भी उत्पत्ति हो गई और उस वक्त समय की भी उत्पत्ति हुई। उससे पहले क्या समय था? उससे पहले कितना समय बीत चुका है क्या पता है? क्या इसके बाद कितना समय बीत जाएगा पता है क्या? नहीं। तो उस वक्त समय की भी कोई मतलब वो उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस वक्त समय की उत्पत्ति हो गई, उस वक्त स्थान की उत्पत्ति हो गई और उस वक्त वस्तु की भी उत्पत्ति हो गई। साथ साथ में हम देखते हैं कि बाद में जब ये इसमें विस्फोट हुआ तो कई प्रकार की गैसें बन गई, कई प्रकार के छोटे छोटे कण बन गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन व हीलियम गैस ने आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? तारों का निर्माण किया दोस्तों। किसका निर्माण किया? तारों का। तो जो वैसे मेन जो तारों का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन गैस से ही होता है मेनली, है ना। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, तारों का निर्माण हो जाता है, तो तारों में जो चमक उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन ही कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों? हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी भी तारे में दो गैसें पाई जाएगी, हाइड्रोजन व हीलियम में, क्योंकि हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु का दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, वह उनके जुड़ने से किसका निर्माण होता है? हीलियम का। और इसके जुड़ने से बहुत सारी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो यह सिद्धांत कहलाता है नाभिकीय संलयन सिद्धांत। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि तारों पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, जो तारों की जो चमक होती है, सूर्य से जितना भी प्रकाश मिल रहा है, तो सूर्य पे जो ऊर्जा आ रही है वो कहां से आ रही है दोस्तों? तो वो नाभिकीय संलयन के कारण आ रही है। और वो नाभिक संलयन किसके बीच में हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परमाणुओं के बीच में हो रहा है, अर्थात नाभिकों के बीच में हो रहा है। वो गैस हाइड्रोजन गैस ही किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो आप देखोगे कि जो हमारे सूर्य पे भी हाइड्रोजन भी होगी और हीलियम भी होगी। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी तारा उतना ही ज्यादा जवान होता है, जितनी ज्यादा हीलियम ज्यादा होगी तारा उतना ही बूढ़ा होता है, क्योंकि लगातार हर सेकेंड लाखों अरबों खरबों हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो तारों का सबसे पहले क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस, ये विस्फोट हुआ, इसमें बहुत सारी गैसें, कण, धूल के कण थे, और उन गैसों में कौन थी? मुख्य गैस कौन थी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु आपस में मिलते गए और तारों का निर्माण हुआ, है ना। और फिर उसमें भी उसी में क्या? हीलियम गैस भी बनती रही। तो तारों का निर्माण हुआ और तारों से फिर तारे किस में बने? आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और आपको पता है पूरे हमारे ब्रह्मांड में आकाश, हमारा ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे जो इकाई है, मेन इकाई है, वो क्या है दोस्तों? आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। तो ब्रह्मांड की इकाई किसे कहते हैं? आकाश गंगा को कहते हैं। तो आकाश गंगाओं से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। लेकिन हम कहाँ अवस्थित थे? हमारा कैसे निर्माण हुआ? तो इसी में कहा जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले तो ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। लेकिन हमारा जो निर्माण हुआ है, हमारे सौरमंडल, अर्थात हमारा, तो जरूरी नहीं है कि सारे तारे एक साथ में बन गए हो, है ना। तो हमारा तारा कब बना? इसमें अरबों खरबों तारे हैं, अनंत तारे हैं। तो हमारा तारा कब बना? हमारा जो तारे का नाम है सूर्य, वो सूर्य बना है 4.6 अरब वर्ष। इसको अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 460 करोड़ वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ। और सूर्य के निर्माण के साथ साथ में हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो पृथ्वी का कभी करके पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो 460 करोड़ वर्ष हुई, या फिर 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। अगर सौरमंडल की आयु पूछ ले तो भी क्या बोलोगे कि 4.6 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष। या फिर हमारे सूर्य की आयु पूछ ले तो भी क्या बोलोगे? 4.6 अरब वर्ष। अर्थात सौरमंडल का मतलब ही है सूर्य, क्योंकि एक सौरमंडल में एक ही तारा होता है। हमारे सौरमंडल में एक तारा है, उसका नाम है सूर्य, है ना। तो इससे लाखों करोड़ों ऐसे सौरमंडल हो सकते हैं। अभी तक ऐसे सौरमंडल की खोज नहीं हुई जहां पर जीवन हो सके। एकमात्र अभी सौरमंडल है
सूर्य जिस पे क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी पर जीवन है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर पृथ्वी पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पर तारों का निर्माण हुआ, फिर आकाशगंगा का निर्माण हुआ, आकाशगंगा में ब्रह्मांड, तो इनके बारे में मैं सामान्य से जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो अब पढ़ेंगे हम आकाशगंगाओं के बारे में, या फिर हमारे जो ब्रह्मांड है उसके बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला पढ़ते हैं आकाशगंगाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की अब हम पढ़ते हैं संरचना, पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना क्या है। तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष का कोई था नहीं है, उसी को कहते हैं अंतरिक्ष, अर्थात इसका कोई आकार निश्चित है, यह अनंत है, पूरा अनंत है। उस अंतरिक्ष में ब्रह्मांड एक निश्चित आकार में बसा हुआ है। आपको पता है कि एक छोटे से कण में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, बस वो फैल गया। अब वो कण कितना फैला है उस अंतरिक्ष में कुछ कह नहीं सकते। मान लिया कि ये पूरा बोर्ड क्या है, अंतरिक्ष है, तो क्या पता उस कण में यहाँ पर विस्फोट हुआ हो और वो इतना ही फैला हुआ हो, इतना ही फैला, अतः ब्रह्मांड का आकार यही हो, या फिर इससे क्या इस थोड़ा सा इतना ही सा आकार हो हमारे ब्रह्मांड का। तो अभी तक ये पता नहीं लगा है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है और अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड का आकार क्या है, इसका कोई पता नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष क्या है, अनंत है। उस अनंत में हमारा ब्रह्मांड क्या है, एक फिक्स निश्चित आकार लिए हुए, पर आकार क्या है अभी तक उसका पता नहीं चला है। ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित होती है आकाशगंगाएं। अब आकाशगंगा क्या होती है, इसको कहते हैं गैलेक्सी कहते हैं। तो आकाशगंगा क्या होती है दोस्तों, तो आकाशगंगा में क्या होता है, धूल के कण होते हैं, और क्या हो सकते हैं, गैसों के बादल हो सकते हैं, गैसों के बादल होते हैं, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस होती है, वह हीलियम गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस व हीलियम गैस होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आकाशगंगा में धूल के कण, अब कभी परिभाषा पूछ ले आपको तो क्या आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा में धूल के कण, बादल के, गैसों के बादल एवं हाइड्रोजन, वो मुख्य तो कौन सी, हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है। और आकाशगंगा की एक और परिभाषा है दोस्तों, आकाशगंगा की एक और परिभाषा है 100 अरब तारों का समूह। ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, 100 अरब तारों का समूह किसे कहते हैं, आकाशगंगा को कहते हैं। 100 अरब तारों, ये इसकी परिभाषा हो एक तरीके से हो जाती है। वैसे एक्चुअल में जो सही परिभाषा, ऑफिशियल परिभाषा है, वो कहेंगे कि ये वाली परिभाषा है कि जिसमें धूल के कण हो, गैसों के बादल हो, H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, और तारों है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे हो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्या हो, तारों हो, उनको कहेंगे आकाशगंगा। लेकिन आकाशगंगा की एक और परिभाषा निकल के आती है, 100 अरब तारों का समूह कहलाता है। वो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि 100 अरब तारों का समूह किसे कहते हैं, ब्रह्मांड को, आकाशगंगा को, निहारिका को, तारामंडल को। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान में रखना 100 अरब तारों का समूह किसे कहते हैं, आकाशगंगा को कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है, अब ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि आकाशगंगा, ठीक है, ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल के कण, गैसों के बादल, हीलियम, हाइड्रोजन गैस और तारों के लाखों अरबों खरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा कौन सी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये अपन जो ये संरचना पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद हम हमारी आकाशगंगा के बारे में या आकाशगंगा के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अंतरिक्ष में क्या मौजूद है दोस्तों, ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड में मौजूद क्या है, बहुत सारी अरबों खरबों आकाशगंगाएं मौजूद है, ये ध्यान में रखना। एक ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों क्या है, आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हो सकते हैं, इसीलिए 100 अरब तारों का समूह किसे कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा के अंदर तारों के समूह को, गैस व धूल के कणों को एक समूह पाया जाता है। इस आकाशगंगा में भी तारों के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं निहारिका। या छोटे छोटे बादल या गैसों के क्या पाए जाते हैं, झुंड पाए जाते हैं, उनको कहते हैं निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, और आकाशगंगा को कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, तो इस नेबुला में क्या, नेबुला की परिभाषा है कि लगभग 25 लाख से लगाकर 25 करोड़ तक तारों की संख्या कितनी होती है, ये तारों की संख्या, तारों की संख्या।
तो निहारिका की परिभाषा है कि 25 लाख से लगाकर 25 करोड़ तक तारे हो सकते हैं एक निहारिका में। ऐसी निहारिकाएं आकाशगंगा में अरबों खरबों आकाशगंगा में निहारिकाएं हो सकती है। ठीक है, तो निहारिका में और क्या क्या होता है? तो दोस्तों यही होता है, धूल के कण, गैस के कण, गैस और तारे। ठीक है, पर तारों की संख्या सीमित है। लेकिन एक विशेष बात कही जाती है, एक क्वेश्चन आता है कि तारों का निर्माण कहाँ होता है? तो तारों का निर्माण भी यही होता है दोस्तों, तारों का निर्माण। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि तारों का निर्माण कहाँ होता है, तो कहां पर होता है? निहारिका में, अर्थात नेबुला में तारों का निर्माण होता है। आकाशगंगा वहां आंसर नहीं होगा, क्योंकि आकाशगंगा एक बड़ी इकाई है इस निहारिका से। तो जो बादल आपस में संघनित होके, हाइड्रोजन व हीलियम गैस आपस में संघनित होके जो तारों का निर्माण करती है, वो स्थान कौन सा है? निहारिका। तो तारों का जन्म स्थान निहारिका। ठीक है, 25 लाख से लगा के 25 करोड़ तारों का समूह किसे कहते हैं? निहारिका को। या 100 अरब तारों का समूह किसे कहते हैं? आकाशगंगा। तो इनमें दोनों में डिफरेंट है, ये एक ही चीज। इसमें भी धूल के कण, गैसों के बादल, हाइड्रोजन हीलियम गैस व तारे, अरबों खरबों तारे, इसको ही आकाशगंगा कहते हैं। ये कि यही चीज इसमें होती है, लेकिन एक ये बड़ी इकाई है, एक छोटी इकाई है। ठीक है, साथ साथ में आप एक और चीज ध्यान में रखना, आकाशगंगा को ब्रह्मांड की इकाई कहते हैं। ये ध्यान में रखना आप, विशेष रूप से ध्यान। ब्रह्मांड की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? आकाशगंगा। अब सोच लो, हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। तो हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी एक शरीर मान लो, और उसमें उसकी इकाई क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है, तो आकाशगंगा अर्थात ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी? अरबों खरबों। हमारे भी शरीर में 10 की घात 14 कोशिकाएं पाई जाती है। तो सोच लो, ब्रह्मांड में भी इस तरीके से ही है। तो ब्रह्मांड की इकाई आकाशगंगा है। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाते हैं कि निहारिका के अंदर भी कुछ तारों की विशेष आकृति होती है दोस्तों, कुछ तारों की विशेष आकृति होती है। आपने देखा होगा, रात में आकाश में देखा होगा कि कुछ तारे एक विशेष समूह में पाए जाते हैं, सप्तऋषि मंडल है ना, अर्सा मेजर। तो ये क्या है? ये विशेष तारा मंडल है। अभी तक हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा में अभी तक 88 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। अब बोलोगे सर मंदाकिनी के बारे में वगैरह, तो सारी जानकारी हम एक एक इनको वापस में एक एक चीज में पढ़ाऊंगा, अभी केवल जानकारी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी तक हमारे आकाशगंगा में 88 तारामंडल की खोज हो चुकी है। लेकिन तारामंडल किसे कहते हैं? तारों की एक विशेष व्यवस्था को, तारों की एक विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। निहारिका में बहुत सारे तारामंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो तारों की व्यवस्था, जैसे एक ये तारा हो गया, 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 और एक ये तारा हो गया। तो अब इनकी फिक्स क्या हो रही है? का आकृति हो रही है। तो हमारे जब रात में देखते हैं तो बहुत सारी आकृतियां, तारों की आकृतियां अलग अलग दिखती है। जैसे सप्तऋषि मंडल दिखता है, तो सप्तऋषि मंडल क्या है दोस्तों? सप्तऋषि मंडल क्या है? एक तारामंडल है। ठीक है, तारामंडल में एक क्या होता है? बहुत सारे एक तारामंडल, मतलब एक तारामंडल में 7, 10, 12, 15 कुछ भी तारे हो सकते हैं। तो एक तारे के आसपास एक तारे को क्या कहते हैं? फिर सौरमंडल कह देते हैं। अर्थात एक तारे से क्या होता है? सौर। अब हम बात करते हैं कि सौरमंडल में क्या होता है, तो एक तारा होता है। ठीक है, एक से ज्यादा तारे नहीं होंगे, केवल एक तारे को ही क्या कहेंगे? सौरमंडल। लेकिन इस तारे के आपस में, मतलब इस तारे के चारों ओर क्या होने चाहिए? कुछ ग्रह, उपग्रह, या कुछ पिंड, या कुछ क्षुद्र ग्रह, या कुछ अन्य बौने ग्रह क्या होने चाहिए? चक्कर लगाने चाहिए, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने चाहिए। तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। तो जैसे हमारा सौरमंडल है, तो हमारे सौरमंडल में एक तारा कौन है? सूर्य, और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें से पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। 1 लाख से भी ज्यादा कुछ क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और इसके मंगल के बीच में से होकर सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो एक सौरमंडल में क्या हो सकता है? बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, एक तारा हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, बौने ग्रह हो सकते हैं, छोटे छोटे दूसरे पिंड, उल्का पिंड, उल्का, बहुत सारे ऐसे पिंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल एक छोटी इकाई। सौरमंडल कहाँ पर होता है? तारामंडल में। तारामंडल कहाँ होता है? निहारिका में। निहारिकाएं कहाँ होती है? आकाशगंगा में। आकाशगंगाएं कहाँ पर स्थित होती है? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड कहाँ स्थित है?
अंतरिक्ष में। इस तरीके से हमने ब्रह्मांड की संरचना पढ़ ली। अब हम वापस आ जाते हैं सौरमंडल पे। तो अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल, ठीक है दोस्तों। और सौरमंडल में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी किस तरीके से व्यवहार करती है, इसके आसपास में वातावरण वगैरह अर्थात भूगोल के बारे में, पृथ्वी के भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भूगोल का पार्ट 2 में पृथ्वी की उत्पत्ति में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।